आइए इस सेशन में जानकारी लेते हैं स्टेटस बार के बारे में। यहाँ यदि सबसे नीचे की तरफ देखें तो आपके पास यहाँ एक पट्टी दी गई है जो कि स्टेटस बार है। ये वाली बार शुरू से लेकर एंड तक मॉडल, लेआउट 1 से लेकर यहाँ पे बीच में कुछ स्पेस खाली है और उसके बाद कुछ ड्राइंग ऑप्शंस दी गई है। ये सारा का सारा एरिया स्टेटस बार से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लेफ्ट सेक्शन की जानकारी लेते हैं। स्टेटस बार में लेफ्ट साइड पे 3 आपके पास टैब्स दी गई हैं। सबसे पहले मॉडल टैब है। ये तीनों एक ड्राइंग फाइल 1 से रिलेटेड है। यदि आप यहाँ भी माउस लेके जाते हैं तो ऊपर की तरफ भी मॉडल, लेआउट 1 और लेआउट 2 की इंफॉर्मेशन रहती है। मॉडल टैब जो है वो आपकी बेसिक ड्राइंग की जानकारी देती है जो आपने ड्रा किया है, परंतु उसी ड्राइंग को यदि आप किसी पेपर पे देखना चाहते हैं या पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको डिफरेंट लेआउट में आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे लेआउट टैब्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लेआउट टैब का प्रयोग किया है। लेआउट 2 टैब उसका ही एक अलग रूप हो सकता है। यदि आप अपनी ड्राइंग को किसी अलग तरीके से या अलग व्यू से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको रख सकते हैं। बेसिकली लेआउट 1 और लेआउट 2 जो है वो पेपर वर्क से ज्यादा रिलेटेड है। जब हमें किसी ड्राइंग का प्रिंट आउट निकालना होता है तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, और इसी तरह से जब हमें ड्राइंग करनी होती है तो हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। लेआउट 1 में जैसे आप देखें अलग अलग व्यूज दिए गए हैं। यहाँ मेरे पास अलग व्यू है मेरी ड्राइंग का, यहाँ पे अलग व्यू है मेरी ड्राइंग का। मैं एक लेआउट में अलग अलग व्यूज को देख सकता हूँ। इसके अलावा भी लेआउट में काफी सारे ऑप्शंस जुड़े हुए हैं। इसी तरह से लेआउट 2 में यदि आप देखें तो इसमें भी अलग से इमेज को दिखाया गया है। अभी यहाँ पे इमेज नहीं दिखाई गई तो इमेज देखने के लिए मैं यहाँ जूम पे जाता हूँ और जूम एक्सटेंड करते ही मेरे पास यहाँ पे इमेज मेरे सामने आ जाती है। इसको मैं किसी भी व्यू में देख सकता हूँ। जैसे मैं वायर फ्रेम में जाकर इसको स्केची कर देता हूँ तो आप देखेंगे स्केची व्यू आ गया है, और इसको मैं आइसोमेट्रिक व्यू में भी देख सकता हूँ। इसके लिए मैं इस स्टाइल पे इसके लिए यहाँ मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास काफी सारे स्टाइल आ जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू मैं ओपन कर लेता हूँ तो इस तरह से मेरे पास एक अलग व्यू लेआउट के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें व्यूज को बना सकते हैं। अभी आने वाले सेशंस में हम देखेंगे किस प्रकार और इसको प्रयोग किया जा सकता है और किस प्रकार हम इसमें कार्य कर सकते हैं। इसी तरह से प्लस का बटन दिया गया है। यदि आप कुछ नया टैब जोड़ना चाहते हैं लेआउट के रूप में तो वो भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब यदि राइट हैंड साइड अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे काफी सारे ड्राइंग ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। जैसे सबसे पहले ऑप्शन ये दिखा रहा है कि इस वक्त आप पेपर स्पेस पे हैं, अर्थात आप लेआउट ड्राइंग कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ से मॉडल पे क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन मॉडल अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ स्टेटस बार में राइट हैंड साइड काफी सारे टॉगल स्टेट्स बटन हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि काफी सारे ऑप्शन आपके साथ ड्राइंग में जो जुड़ी रहती हैं उनको आप यहीं से ड्राइंग फाइल में काम करते हुए ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे ग्रिड ऑन ऑफ का है। यदि मैं यहाँ क्लिक करूं तो ग्रिड ऑफ हो जाएगा, फिर दोबारा क्लिक करूंगा तो ग्रिड ऑन हो जाएगा। हालांकि जब आप ऑटोकैड में परफेक्ट हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक करने के बजाय यदि आप देखें तो शॉर्टकट की F7 है, उसका प्रयोग ज्यादा कर पाते हैं। तो जैसे ही मैं F7 प्रेस करता हूं तो मेरे पास ग्रिड मोड ऑफ हो जाता है और फिर से F7 प्रयोग करने पे ग्रिड मोड ऑन हो जाता है। इसी तरह से स्नैप मोड मेरे पास अवेलेबल है, और इसी तरह से मेरे पास ऑर्थो मोड है, और इस तरह से पोलर ट्रैकिंग और काफी सारे मोड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मोड जो है वो यहाँ पे WS करंट सेटिंग्स के रूप में वर्क स्पेस स्विचिंग का मोड है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ इस कॉर्नर पे, यदि मैं यहाँ कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास काफी सारे मोड्स अवेलेबल हो जाते हैं। अभी हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम केवल 2D ड्राइंग्स में काम कर रहे हैं, परंतु यदि मैं 3D ड्राइंग्स में काम करना चाहता हूं तो मुझे 3D बेसिक्स में जाना पड़ेगा। अब यहाँ ऊपर की तरफ जो होम में रिबन है आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैं 3D बेसिक्स को क्लिक करता हूं मेरे पास पूरा का पूरा इंटरफेस जो है वो 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखेंगे ऊपर की तरफ होम में यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो क्रिएट पैनल जुड़ गया है जिसमें काफी सारे ऑप्शन जो है 3D से रिलेटेड जुड़ गए हैं। इसी तरह से यदि मैं यहाँ दोबारा क्लिक करूं 3D मॉडलिंग में जाना चाहता हूं तो 3D मॉडलिंग में भी जा सकता हूं मैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपके पास मॉडलिंग से रिलेटेड भी काफी सारे ऑब्जेक्ट या काफी सारी कमांड्स शामिल हो जाती हैं। यदि मैं वापस आना चाहता हूं तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन से वापस भी आ सकता हूं। फिर से 2D एनवायरनमेंट में मैं वापस आ गया हूं। इसी प्रकार से आगे की तरफ यूनिट्स को दिया गया है। मैं यहाँ से यूनिट्स डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं किस तरह की यूनिट्स में काम करना चाहता हूँ, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल या साइंटिफिक।
फाइनली या लास्ट की तरफ अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बटन यहाँ पे है कस्टमाइज का। आप इन सब बटन्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, अर्थात यहाँ से हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप कस्टमाइज पे जाएं और यहाँ से आप जिसको आप हटाना चाहते हैं उसको हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यूनिट्स नहीं देखना चाहता, मैं क्लिक कर देता हूँ, उससे यूनिट्स हट जाएंगी। क्विक प्रॉपर्टीज देखना चाहता हूँ, क्लिक करूंगा, क्विक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और यहाँ फिर से क्लिक करने पे ये बार जो है वो हाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार हम आसानी से स्टेटस बार में कार्य कर सकते हैं। इंटरफेस की लास्ट सीरीज में हमने देखा कि किस प्रकार हमारे पास यहाँ काफी सारे इंटरफेसेस ऑप्शंस अवेलेबल है, काफी सारी टैब्स अवेलेबल है, काफी सारे रिबन्स अवेलेबल हैं। फिर हमने यहाँ देखा किस प्रकार हमारे पास यहाँ पे WCS आइकॉन्स अवेलेबल हैं या UCS आइकॉन्स अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास यहाँ कमांड लाइन भी अवेलेबल है, नीचे की तरफ स्टेटस बार भी अवेलेबल है। तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे इंटरफेस को समझा है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में। आने वाले सेशन में जिस पार्ट पे हम जाएंगे उस पार्ट को हम डिस्क्रिप्टिव स्टेट में देखेंगे और जानेंगे और उसे डीपली जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम AutoCAD से रिलेटेड हर एक कमांड को आसानी से ऑपरेट कर पाएं। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे AutoCAD 2017 के मेन्यूज के बारे में। AutoCAD 2017 में मेन्यूज जो है वो टैब्स में बटा हुआ है, अर्थात इसमें काफी सारी टैब्स शामिल की गई हैं, जैसे होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामीट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एड-इन्स, A360, एक्सप्रेस टूल, फीचर्ड एप्स, BIM 360 और परफॉर्मेंस। जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं वो एक रिबन के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये होम टैब से जुड़ा हुआ रिबन है जिसमें काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जिनको हम पैनल कहते हैं। जैसे पहला पैनल है ड्रॉ, दूसरा पैनल मॉडिफाई है, तीसरा पैनल एनोटेशन है, फोर्थ पैनल अर्थात चौथा पैनल यहाँ पे लेयर्स हैं, पांचवा पैनल ब्लॉक, छठा प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स, यूटिलिटीज। इस तरह से क्लिपबोर्ड और व्यू के रूप में दो पैनल और भी शामिल हैं। इस तरह से जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट का रिबन ओपन हो जाता है और उसके ग्रुप्स ओपन हो जाते हैं, जैसे ब्लॉक डेफिनेशन इत्यादि। इस तरह से एनोटेट, पैरामीट्रिक इत्यादि में सब में अलग अलग ग्रुप्स या अलग अलग पैनल्स बने हुए हैं। यदि मैं होम पे क्लिक करूं तो हमारे सामने काफी सारी कमांड्स अवेलेबल हो जाती हैं जो कि पैनल वाइज बटी हुई हैं। जैसे हमारे पास ड्राइंग से रिलेटेड अर्थात ड्रॉ से रिलेटेड सारी कमांड्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, जैसे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क इत्यादि। कुछ कमांड्स के नीचे फ्लैट्स भी लगे हुए हैं, अर्थात जब हम यहाँ नीचे की तरफ देखें तो यहाँ ड्रॉप डाउन छोटे छोटे बॉक्सेस लगे हुए हैं। जब मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो फर्दर ऑप्शंस खुल जाते हैं उस कमांड से रिलेटेड, जैसे कि सर्कल से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे उपलब्ध हो गए हैं। इस तरह से आर्क पे क्लिक करता हूँ तो आर्क से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ गए हैं। यदि मुझे इन रिबन्स पे बनी हुई किसी भी कमांड की जानकारी चाहिए तो केवल मुझे माउस रखना भर है, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जब मैं माउस पहली बार रखता हूं उस कमांड पे तो छोटा डिस्क्रिप्शन आता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर माउस उस पर रहता है तो उस डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है। यहाँ हर एक कमांड में ऐसा होता है। ये देखिए, आप माउस छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए मैं, इस तरह से सर्कल पे भी। तो इस तरह से ना केवल आप कमांड के बारे में जान सकते हैं बल्कि उस कमांडेज के यूजेज का हिंट भी आपको यहाँ से प्राप्त होता है। तो इस तरह की एडवांस टूल टिप हर एक कमांड पे लगाई गई है जिसमें आप किसी भी कमांड के बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें आप माउस रखें और पहले छोटी डिस्क्रिप्शन और थोड़ी देर बाद उसकी बड़ी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास जैसे ही मैं टैब बदलता हूं तो हमारे पास ग्रुप्स भी चेंज होते हैं, अर्थात पैनल्स भी चेंज होते हैं। मैं वापस होम टैब में वापस आ जाता हूं। बिल्कुल नीचे की तरफ आप यहां से पूरा का पूरा पैनल ओपन कर सकते हैं। यहां यदि मैं ड्रॉ पे क्लिक करूं तो फर्दर इसके साथ जो जुड़ी हुई कमांड्स हैं वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। मैं यदि चाहता हूं कि ये बॉक्स मेरे पास ओपन रहे तो यहाँ से पिल्ड कर सकता हूं। तो इस तरह से जब मैं किसी दूसरे टैब पे जाता हूं, वापस इस पे आता हूं, मैं यदि चाहता हूं कि मेरे पास ये बॉक्स बना रहे तो मैं इसको पिन कर सकता हूं और साथ में कोई और काम भी कर सकता हूं। लेकिन बाकी पैनल्स को यदि मैं चाहूं तो नीचे से दोबारा क्लिक करके फिर से हाइड कर सकता हूं, लेकिन पिल्ड वाला मेन्यूज मेरे पास बना रहेगा जब तक कि मैं किसी दूसरी टैब पे नहीं जाता। वापिस होम टैब पे आने पे ये हट जाएगा। तो इस तरह आपके पास काफी सारी कमांड्स भी मिलती हैं नीचे की तरफ और उससे रिलेटेड पिल्ड करने का ऑप्शन भी मिलता है। आइए इन सभी टैब्स को हम आने वाले सेशन में अच्छी तरह से समझेंगे। अब सबसे लास्ट में चलते हैं। हमारे पास सबसे लास्ट में यहाँ पे मिनिमाइज टू पैनल बटन्स दिए गए हैं। आप यदि देखें तो इस रिबन ने काफी सारा स्पेस लिया हुआ है जो ड्राइंग एरिया को भी कवर करता है। तो आप इस स्पेस को बचा सकते हैं और अपना ड्राइंग एरिया बढ़ा सकते हैं। उसके लिए केवल आपको
इस पे मिनिमाइज टू पैनल बटन पे क्लिक करना है। देखिए आपकी कमांड छोटी हो गई। आपकी एक बार क्लिक करने पे केवल देखिए आपके पास पैनल्स दिखाई दे रहे हैं, कमांड्स दिखाई नहीं दे रही। तो जब आप माउस लेके जाएंगे उस पैनल पे तो आपके पास फिर उनकी कमांड्स यहाँ शो की जाएंगी। इसी तरह से यदि मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूं तो और मिनिमाइज हो जाएगा, जिसमें केवल मेन्यूज को दिया गया है। जब आप मेन्यूज पे क्लिक करते हैं तो वो पैनल ओपन होता है, तो ही उसकी कमांड्स आपके सामने दिखाई देती हैं। इसी तरह से फिर से एक बार क्लिक करने पे आपके पास वो पैनल, वो पार्ट भी, और यदि आप एक बार फिर से इस पे क्लिक करें तो ये भी पैनल हट जाएगा। इसका अर्थ ये है कि यहाँ आपके पास ड्राइंग एरिया बढ़ गया है। यहाँ यदि मैं होम पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास उसका रिबन ओपन होगा, फिर उसके पश्चात मैं ड्रॉ पैनल को भी ओपन कर सकता हूं और इस तरह किसी भी कमांड का प्रयोग कर सकता हूं। तो इस तरह से आप अपने पास स्पेस बढ़ा सकते हैं कार्य करने के लिए। उसके लिए केवल आपको इस बटन पे ही केवल क्लिक करना है बारी बारी से। जैसा और जितना ड्राइंग एरिया बढ़ाना चाहते हैं उससे आप कुछ हद तक रिबन्स को मिनिमाइज करके बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से वापस क्लिक करने पे मेरे पास फिर से वैसे ही रिबन सारे वापस आ गए हैं। यहाँ पे यदि आप इस टैब्स बार के बिल्कुल लास्ट में यदि यहाँ क्लिक करें तो आपके पास कुछ ऑप्शंस राइट क्लिक पे अवेलेबल रहते हैं। इसमें खाली जगह पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टूल पैलेट ग्रुप्स, जिसमें काफी सारे पैलेट्स रहते हैं, उनको आप खोल सकते हैं, जिसकी जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेंगे। इस तरह से शो टैब्स, अर्थात कुछ टैब्स हमारे पास यहाँ पे नहीं दिखाई गई हैं, उन टैब्स को, जैसे 3D टूल्स टैब है, उसको क्लिक कर दें तो वो 3D टूल टैब जो है हमारे पास यहाँ ऐड हो जाएगी। इसी तरह से यदि यहाँ राइट क्लिक करके शो टैब्स पे जाकर मैं कुछ टैब्स को डिसेबल भी कर सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ। अभी जैसे मैंने 3D वाली टैब को फिर से हटा दिया है। फिर से राइट क्लिक करके मैं शो पैनल्स, अर्थात काफी सारे पैनल्स यहाँ पे हैं, उनको भी ओपन और डिसेबल कर सकता हूँ। इस तरह से अनडॉक कर सकते हैं आप इसको। अनडॉक करने के साथ ही यहाँ से ये हट जाएगी और इसी के साथ यहाँ पे ये देखिए अनडॉकिंग स्टेज में आ गई है, जिसमें बिल्कुल अलग हो गई है। मैं इस रिबन पे यदि यहाँ इस पेज पे डबल क्लिक करूं तो फिर से वापस ये डॉक हो जाएगी, अर्थात सेट हो जाएगी जहां पे इसको फिट किया गया था शुरू में। जैसे यहाँ पे हमारे पास सभी टैब्स हमारी वापस आ गई हैं। इस प्रकार मैं इन सभी टैब्स को प्रयोग कर सकता हूँ। इनको क्लिक करने के पश्चात रिबन्स खोल सकता हूँ, उनके पैनल्स पे काम कर सकता हूँ और फर्दर उनकी कमांड के साथ में कार्य कर सकता हूँ। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ड्राइंग एरिया के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑटोकैड का। हमारे पास ये जो स्टार्ट स्क्रीन है, इसमें यदि आप देखें, हमने पिछले सेशन में देखा था किस प्रकार से हम नई फाइल बना सकते हैं। यहाँ हमने कुछ फाइल्स बना रखी है, जैसे ड्राइंग 1 और ड्राइंग 3 के नाम से। यदि आप माउस इस पे लेके जाएं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कौन कौन सी फाइल उपलब्ध है। हर फाइल के लिए 3 प्रीव्यू अवेलेबल है, जैसे मॉडल, लेआउट 1 और लेआउट 2। अभी इसकी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले हम ड्राइंग 3 को खोलते हैं। आपके पास ये जो एरिया अवेलेबल हुआ है, ये सारा का सारा ड्राइंग एरिया है। इस पे आप अपनी ड्राइंग कर सकते हैं आसानी से। इसमें आप सभी टूल्स को प्रयोग कर सकते हैं जो आपके पास ऊपर की तरफ दिए गए हैं, टैब्स और पैनल्स में बटे हुए। इसके अतिरिक्त यहाँ ड्राइंग एरिया में काफी सारे कंट्रोल्स भी अवेलेबल हैं। आइए इन सब कंट्रोल्स की जानकारी लेते हैं हम। सबसे पहले यदि आप देखें तो ये पीछे की तरफ ग्राफ सा बना हुआ है। ये ग्राफ असल में आपके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिससे आप आसानी से तय कर सकते हैं कि आपकी एक लाइन दूसरी लाइन से कितनी दूर हो या एक लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। इस पूरे के पूरे ग्राफ को इस नीचे की तरफ दिए गए XY कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं UCS। UCS का अर्थ है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस यूजर कोऑर्डिनेट को प्रयोग करते हुए आप आसानी से X एक्सिस की वैल्यू दे सकते हैं और Y एक्सिस की वैल्यू देख सकते हैं। हम आने वाले सेशंस में इसको डिटेल से समझेंगे, परंतु अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि ये एक तरह से X एक्सिस को डिनोट करता है। अर्थात यदि आप X साइड अर्थात हॉरिजॉन्टली कुछ बनाते चले जाते हैं तो उसको आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से Y साइड अगर आप कुछ बनाते चले जाते हैं तो उसकी मेजरमेंट Y साइड पे की जा सकती है इस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। इसी तरह से यदि मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं तो आप देखें कि नीचे की तरफ भी यहाँ पे चार्ट अवेलेबल है। यदि आपका X माइनस की तरफ जाता है तो ये बिल्कुल विपरीत साइड यानी कि उल्टी साइड इस तरफ आ जाएगा। इसी तरह से यदि आप -Y में कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव X भी है और इसी तरह से पॉजिटिव Y और नेगेटिव Y भी है, जिससे आप ग्राफ को आसानी से देखते हुए
ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, अर्थात जैसे लाइन, पॉलीलाइन या सर्कल को ड्रॉ करना है तो आप आसानी से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ग्राफ को देखते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप में हमारे पास यूसीएस कोऑर्डिनेट्स 3 होते हैं। यहाँ पे आपके सामने 2 दिखाए गए हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। इसके अतिरिक्त एक छुपा हुआ कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, वो है जेड एक्सिस, क्योंकि हम यहाँ पे 2D ड्राइंग्स कर रहे हैं, अर्थात आप केवल 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स कर रहे हैं, इस कारण से वो यहाँ नहीं दिखाया गया। परंतु यदि मैं बिल्कुल साथ वाली फाइल पे चला जाता हूँ जो ड्राइंग 1 है और इसमें मॉडल को चुन लेता हूँ यहाँ से मैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जेड एक्सिस अवेलेबल है। ये जेड एक्सिस इसलिए अवेलेबल है क्योंकि हमारी ये जो ड्राइंग है ये 3D ड्राइंग है। तो इस तरह से यदि आपके पास 3D ड्राइंग्स है तो जेड एक्सिस अपने आप अवेलेबल हो जाएगा, और इसका अर्थ ये हुआ कि आप 3D ड्राइंग्स में जेड एक्सिस को निर्धारित कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। तो इस तरह से यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप एक्स, वाई, जेड तीनों को निर्धारित कर सकते हैं। आने वाले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ ऊपर की तरफ ड्राइंग एरिया में WCS आइकॉन अर्थात वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकॉन अवेलेबल है। यहाँ यदि आप देखें तो इसमें काफी सारे बटन दिए गए हैं अलग अलग साइड पे। अलग अलग साइड पे जाने के लिए आप अलग अलग दिशा का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जैसे ड्राइंग 1 में ये 3D ड्राइंग है तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप नीचे बटन पे क्लिक करें तो आप नया यूसीएस अर्थात यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना सकते हैं या नया अपने लिए बिल्कुल यूसीएस क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे किसी दिशा में जाना हो अगर आपको तो वो भी आप आसानी से जा सकते हैं, जैसे यहाँ से वेस्ट, ये देखें, और यहां से फिर से वापस फ्रंट में। अब यहां से किसी भी दिशा में भी जा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ चारों दिशाओं की जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त बीच में टॉप लिखा हुआ है। यदि मैं यहाँ देखूं तो ये एक तरह से मेरे पास इमेज का टॉप व्यू है, इस कारण से ये टॉप दिखाया गया है। यदि मैं यहां से मूव करना शुरू करता हूं, जैसे बैक, लेफ्ट, टॉप, फ्रंट, तो इस तरह से काफी सारी साइड से मैं अपने किसी 3D इमेज को देख सकता हूं। ये अभी सिंपल वायरफ्रेम इमेज है तो इसको मैं यहाँ पे 3D में पूरी तरह से नहीं देख पा रहा, परंतु ये हमें ये जानकारी जरूर दे रही है कि हम अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग एंगल से उस पर्टिकुलर इमेज को देख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ ऊपर की तरफ रोटेशनल बटन दिए गए हैं और डायरेक्ट यहाँ से दिशा को चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए मैं इस प्रकार इसको चारों तरफ घुमा भी सकता हूं, जिस तरफ मैं चाहूं। मैं वापस इसे टॉप पे ले आता हूं। इसी प्रकार से यदि हम यहां लेफ्ट साइड पे चले ऊपर की तरफ तो हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल यहां अवेलेबल हैं। व्यू पोर्ट कंट्रोल, जिससे हम व्यू पोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी किसी ड्राइंग का। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे व्यू कंट्रोल्स हैं। हम डायरेक्ट यहां से देख सकते हैं किस एंगल से हम अपनी इमेज को देखना चाहते हैं। जैसे टॉप के स्थान पर बॉटम से देखना चाहता हूं तो बॉटम से वो इमेज सामने आ जाएगी। लेफ्ट से देखना चाहता हूं तो लेफ्ट से, राइट से देखना चाहता हूं तो राइट से। ये वही कार्य कर रहे हैं जो आपने यहाँ पे WCS में किया था, तो इसमें लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन के साथ साथ आपको उस तरफ भी चेंजेस दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग मॉडल व्यूज को देख सकते हैं। मैं यहाँ से टॉप चुन लेता हूं दोबारा। इन सभी चीजों की जानकारी हम डिस्क्रिप्टिव रूप में आने वाले सेशन में अवश्य लेंगे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ विजुअल स्टाइल्स भी दिए गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने जानकारी दी ये हमारे पास एक तरह से 3D इमेज है। अगर मैं इसको 2D वायरफ्रेम में देखना चाहता हूं तो क्लिक करूंगा, हालांकि कोई खास फर्क नजर नहीं आया वायरफ्रेम में, लेकिन अगर मैं इसे कंसेप्चुअल पे क्लिक कर देता हूं तो आपको काफी फर्क नजर आएगा। अब यहां से यदि मैं इस WCS आइकॉन से दोबारा से इसे रोटेट करके देखूं अलग दिशा में, तो आप देखेंगे आपकी इमेज में काफी फर्क नजर आ रहा है। आप ऊपर या नीचे वाली साइड से इसे आसानी से देख सकते हैं और ये बिल्कुल अलग नजर आ रही है हर साइड से, क्योंकि अब की बार इसका विजुअल स्टाइल भी चेंज हो गया है। मैं यहाँ से कॉन्सेप्चुअल की जगह हिडन भी कर सकता हूँ और यहाँ से रियलिस्टिक व्यू भी अवेलेबल है। फिर से यदि आप यहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं बॉटम साइड से किस प्रकार दिखाई दे रहा है, और मॉडल व्यूज में लेफ्ट साइड से देख सकते हैं हम इसे। तो इस प्रकार अलग अलग व्यूज को आप देख सकते हैं और अलग अलग विजुअल स्टाइल आप यहाँ से अपना सकते हैं। मैं यहाँ से 2D वायरफ्रेम में वापस आ जाता हूँ। तो इस प्रकार आप इन व्यू कंट्रोल्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे नेविगेशन बार दी गई है जिसमें अलग अलग बटन है।
हम यहाँ पे इन सबकी जानकारी लेंगे आने वाले सेशन में, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पैन बटन अवेलेबल है। यदि मैं पैन पे क्लिक करता हूँ तो आसानी से मैं अपनी पिक्चर या ग्राफ को मूव कर सकता हूँ और जहां से मैं चाहता हूँ वहां तक रख के अपने हिसाब से सेटिंग कर सकता हूँ। तो इससे मुझे किसी भी ड्राइंग को यहाँ पे मूव करने में आसानी रहती है और मैं आसानी से देख सकता हूँ कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे है और ड्राइंग कहाँ पे है, और एस्केप करके इसको मैं फिर से वापस नॉर्मल पोजीशन में आ सकता हूँ। इसके अतिरिक्त भी काफी सारे बटन यहाँ नेविगेशन बार पे दिए गए हैं, जिसकी जानकारी हम आने वाले सेशन में अवश्य लेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास इस ड्राइंग एरिया में नीचे की तरफ है, जो कि हमारे पास कमांड लाइन के रूप में उपलब्ध है। कमांड लाइन एक्चुअल में एक पैनल है जिसमें आप कमांड दे सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी कार्य को करने के लिए आप माउस का प्रयोग कर सकते हैं और उसी कार्य को करने के लिए आप कीबोर्ड के द्वारा यहां से कमांड भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां मैं कोई लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं तो मैं लाइन पे क्लिक कर सकता हूं। क्लिक करके यहां पे ड्राइंग एरिया में आकर मैं लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं। इसी तरह से यदि मैं यहां एस्केप कर दूं तो लाइन से बाहर आ जाऊंगा, परंतु कमांड से यही कार्य करना है तो यहां पे मैं लाइन कमांड टाइप भी कर सकता हूं। जैसे ही लाइन कमांड यहां टाइप करता हूं, एंटर करूंगा मैं, तो मेरे पास देखिए यहां पूछा जाएगा फर्स्ट पॉइंट बताएं, तो यहां मैं फर्स्ट पॉइंट बताता हूं। उसके पश्चात नीचे की तरफ आप देखते रहे कमांड लाइन में अब जानकारी मांगी जा रही है नेक्स्ट पॉइंट बताएं, तो नेक्स्ट पॉइंट भी यहां से बता देता हूं। इसके अतिरिक्त और नेक्स्ट पॉइंट बताने हैं तो वो भी बता सकता हूं यहां से मैं, और फिर से वापस, और इस तरह से यहां पे मैं अप्रोक्सीमेट इसको जोड़ देता हूं। तो इस प्रकार मैंने कमांड लाइन का प्रयोग करते हुए इस लाइन को ड्रॉ किया है। तो कमांड लाइन से न केवल आप इन कमांड्स को प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें आप कमांड लाइन से कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ आप सेव टाइप करें और एंटर करें, आपके पास सेव बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो वो भी कमांड आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। जब भी आप कमांड टाइप करते हैं आपके पास यहाँ सजेशंस काफी सारे अवेलेबल हो जाते हैं। कमांड लाइन को हम अलग से सेशन में पूरी डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए यदि मैं यहाँ पे केवल ओपन कमांड को यहाँ एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास देखें ओपन कमांड अवेलेबल हो जाएगी, अर्थात एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यदि मेरे पास यहाँ पे मेरी फाइल अवेलेबल है तो इसको मैं खोल सकता हूँ। तो इस प्रकार कमांड लाइन का प्रयोग कर सकते हैं कमांड्स देने के लिए। तो ये हमारा ड्राइंग एरिया है जिसमें हमारे पास काफी सारी चीजें शामिल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट और हमारे पास है, वो है सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाया जाने वाला प्लस बटन। आप अपनी नई ड्राइंग बनाने के लिए एक नई टैब को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल प्लस पे क्लिक करना है। आप देखेंगे ड्राइंग 4 यहाँ पे शामिल हो गई है। इस तरह से यहाँ पे ये सारी ड्राइंग्स मेरे पास टैब्स के रूप में अवेलेबल हो जाती हैं ड्राइंग एरिया में। यदि मैं ड्राइंग 1 पे क्लिक करता हूँ तो ड्राइंग 1 की सारी की सारी ड्राइंग्स मेरे पास अवेलेबल है। ड्राइंग 3 में ड्राइंग 3 की लाइन्स, ड्राइंग 3 में ड्राइंग 3 की ड्राइंग्स अवेलेबल है। ड्राइंग 4 में जो ड्राइंग मैं करना चाहता हूँ वो आसानी से यहाँ पे कर सकता हूँ। इस तरह से यहाँ पे मैं एक साथ कई ड्राइंग फाइल्स के साथ काम कर सकता हूँ। केवल मुझे प्लस पे क्लिक करना है और मेरी नई ड्राइंग यहाँ पे खुल जाएगी। इस चीज को हमने यहाँ स्टार्ट से भी देखा था जब हमने ड्राइंग बनाई। अब यदि यहाँ स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो भी आपके पास ड्राइंग फाइल खुल जाएगी। और यदि यहाँ ओपन फाइल्स पर जाकर यदि आपके पास कोई पुरानी फाइल है तो यहाँ से भी खोल सकते हैं। ओपन ए शीट सेट पर जाकर आप शीट सेट को ओपन कर सकते हैं। और फाइनली टेम्पलेट्स पर जाकर यहाँ से नई फाइल AutoCAD.dwt ड्राइंग फाइल यहाँ से भी बना सकते हैं। तो आप देखेंगे 6 फाइलें यहाँ जुड़ गए हैं। किसी फाइल में क्या है ये जानकारी आप प्रीव्यू के रूप में माउस रखले भर से ले सकते हैं। ये देखें आपके पास यहाँ प्रीव्यू में दिखाया गया है। न केवल आप देख सकते हैं बल्कि आप यहाँ क्लिक करें तो पूरा का पूरा प्रीव्यू आपकी ड्राइंग स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा। ये मॉडल 1 है ड्राइंग 1 में। लेआउट 1 में यदि आप देखें तो यहाँ पे लेआउट 1 की जानकारी दी गई है, लेआउट 2 में लेआउट 2 की। तो इस तरह से हमारे पास नई ड्राइंग बना सकते हैं हम यहाँ से। आने वाले समय में हम इन सभी कंट्रोल्स को जिनको हमने यहाँ पे देखा है उन सबको डिटेल रूप में जानेंगे। इन सबको अलग अलग सेशंस में हम प्रॉपरली जानेंगे ताकि हम इनको अच्छी तरह से प्रयोग कर पाए। इस सेशन में हमने सीखा किस प्रकार हम ड्राइंग एरिया को प्रयोग कर सकते हैं। आने वाले सेशन में हम सीखेंगे किस प्रकार हम स्टेटस बार का प्रयोग कर सकते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार AutoCAD को हमने डाउनलोड किया ट्रायल वर्जन के रूप में और किस प्रकार हमने उसको इंस्टॉल किया। इस सेशन में देखिए हमारे पास हम जानकारी लेंगे AutoCAD के इंटरफेस के बारे में। जब आप पहली बार AutoCAD खोलते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। बारी बारी से इंटरफेस के हर एक पार्ट को हम जानेंगे
आगे आने वाले सेशंस में हमने जितना भी कार्य करना है वो सारा का सारा इस इंटरफेस के साथ जुड़ा हुआ है। इंटरफेस में बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके सामने रहते हैं और बहुत सारे टूल्स हैं जो हाइड रहते हैं। उन्हें किस प्रकार से अनहाइड करना है, किस प्रकार से हमें उन्हें प्रयोग करना है, उसकी जानकारी भी हम लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऑटोकैड के इंटरफेस की जानकारी प्राप्त करना। जब आप ऑटोकैड पहली बार खोलते हैं तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इतनी बड़ी स्क्रीन जहां पे स्टार्ट लिखा हुआ है ये अवेलेबल हो जाती है। ये स्क्रीन आपको 3 चीजों की मुख्य जानकारी दे रही है। सबसे पहले आप यहां से फाइल्स को खोल सकते हैं। अगर आपने कुछ फाइल्स पहले से बना रखी है तो ओपन फाइल्स कर सकते हैं। आप शीट सेट ओपन कर सकते हैं जिसमें काफी सारी शीट्स शामिल रहती हैं। आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स को देख सकते हैं और सैंपल ड्राइंग्स भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से यदि ऑटोकैड में काफी सारे डॉक्यूमेंट के साथ मैंने रिसेंटली काम किया है तो उनकी एक लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। आप देखेंगे यहाँ जो आइकॉन का साइज है आप इसको चेंज कर सकते हैं। यदि आप स्क्रॉल बार से नीचे आए तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। सबसे पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए लार्ज आइकॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसी तरह से यदि आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो मीडियम, और यदि तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं एक लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी जो आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देगी। मुझे यहां से मीडियम सेलेक्ट करना है क्योंकि मीडियम साइज मेरे लिए बढ़िया है। आप बिना किसी पिक्चर को खोले, आप बिना किसी ऑटोकैड की फाइल को खोले यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार इसका प्रीव्यू दिखाया गया है। इसी के साथ यहाँ देखें तो पिन करने के लिए बटन आपके पास अवेलेबल है। यदि मैं इसको पिन कर देता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट परमानेंट मेरे पास यहाँ पिल्ड हो जाएगा। और रिसेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं परंतु ये चेंज नहीं होगा। परंतु यदि मुझे अनपिल भी करना है तो मुझे केवल यहां से इसको दोबारा अनपिल करना है। इसी तरह से बिल्कुल राइट हैंड साइड पे ऑटोकैड की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आपके पास रहती हैं और नोटिफिकेशंस के लिए बॉक्स रहता है। जैसे ये मुझे जानकारी दे रहा है कि ऑफलाइन हेल्प अभी इंस्टॉल नहीं है, और यदि मैं ऑफलाइन हेल्प डाउनलोड करना चाहता हूं तो मेन्यू में जाकर ऑफलाइन हेल्प को डाउनलोड कर सकता हूं। इसी तरह से नीचे कनेक्ट, मेरे अकाउंट को कनेक्ट किया गया है। A360 क्लाउड बेस्ड ऑटोकैड का प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये अकाउंट प्रयोग कर सकते हैं जिससे मैंने लॉगिन भी किया है। इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ फीडबैक सेंड करना चाहते हैं ऑटोकैड को तो आप यहां से सेंड फीडबैक के द्वारा भी फीडबैक सेंड कर सकते हैं। परंतु मेल यहाँ पे हमारे पास इस इंटरफेस में बहुत सारी चीजें हैं। ये आपके पास जब भी आप नई फाइल के लिए ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ बैनर या ऐसा कुछ स्क्रीन आपके सामने रहता है। इससे पहले कि हम बाकी सारे इंटरफेस की जानकारी लें, सबसे पहले हम इसमें एक फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल ओपन करने के लिए किसी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को मैं यूज कर सकता हूं। उसके लिए मुझे यहाँ स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना है या टेम्पलेट्स पे जाना है और यहाँ पे AutoCAD.dwt फाइल को मुझे क्लिक करना है। हमारे पास यहाँ यदि आप देखें तो पूरा का पूरा रेफरेंस है फाइल से रिलेटेड, नॉर्मल इंग्लिश फीट एंड इंचेस ड्राइंग टेम्पलेट। तो एक तरह से ड्राइंग टेम्पलेट फाइल है ये, जिसमें कलर डिपेंडेंट प्लॉट स्टाइल की जानकारी दी गई है और ये फाइल कहाँ एग्जिस्ट करेगी उसकी जानकारी भी आपके पास अवेलेबल है। मैं यहाँ इसको क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ स्टार्टिंग स्क्रीन गायब हो जाएगी। तो अब हमारे पास ड्राइंग एरिया अवेलेबल हो गया है जिसपे मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। आप देखेंगे जब भी आप किसी फाइल को ओपन करेंगे तो टैब के रूप में एक नई फाइल में यहाँ भी ये जुड़ जाएगी। जैसे ये स्टार्ट सेक्शन था जहाँ हम पहले थे और ड्राइंग 1 जो हमारा फाइल ओपन हुआ है। ये हमारा जो बॉक्स ओपन हुआ है ये सारा का सारा हमारा ड्राइंग एरिया है जहां पे हम ऑटोकैड में कार्य करते हैं। हम इस ड्राइंग एरिया पे अभी वापस आएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर की तरफ से। आपके पास ऑटोकैड इंटरफेस में सबसे पहला एक बटन एप्लीकेशन मेन्यू बटन दिया गया है। ये ऑटोकैड का एक तरह से फाइल मेन्यू है। इस ऑटोकैड मेन्यू बटन में काफी सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिसको आप फाइल बनाने, खोलने और सेव करने से संबंधित कार्यों का प्रयोग करने के लिए करते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस जो दिए गए हैं यहाँ पे न्यू, जैसे नई फाइल बनानी हो आपको, ओपन अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल खोलनी हो, सेव अगर किसी बनी हुई फाइल को आप सेव करना चाहते हैं, सेव एज किसी फाइल का डुप्लीकेट बनाना है या एक और कॉपी आप सेव एज करके रखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इंपोर्ट आप किसी दूसरे फॉर्मेट को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ फॉर्मेट एग्जांपल की तरह पे यहाँ पे दिए गए हैं PDF, DGN, FBX और अगर चाहें तो अदर फॉर्मेट्स अगर वो सपोर्टेड हैं तो ऑटोकैड से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं काफी सारे फॉर्मेट्स जैसे DWF, DWFX, 3DWF, PDF, DGN, FBX इस प्रकार के और सारे फॉर्मेट भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास पब्लिशिंग के लिए यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हमारे पास कोई 3D प्रिंट सर्विस है तो हम यहाँ से 3D प्रिंट सर्विस भी पिक कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त ईमेल कर सकते हैं डेटा, और इसके अतिरिक्त डिजाइन व्यूज को भी प्रयोग कर सकते हैं पब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट कमांड जो है यहाँ पे प्रिंट की है। प्रिंट में आपकी प्रिंट सेटिंग्स इसमें काफी सारी दी गई हैं, जैसे प्लॉटर की प्रिंट सेटिंग्स हैं, या आपके पास कोई पेज सेटअप करना चाहते हैं उसकी प्रिंट सेटिंग्स कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहती है, वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके पास नीचे की तरफ ड्राइंग यूटिलिटीज दी गई है, बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है क्योंकि इसमें ड्राइंग प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, यूनिट्स डिसाइड की जा सकती है, ऑडिट, स्टेटस, पर्ज इत्यादि कमांड्स को प्रयोग किया जा सकता है। फाइनली आप इसे क्लोज कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही आप क्लोज करेंगे, डिफॉल्ट रूप में दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, करंट ड्राइंग जिसमें आप काम कर रहे हैं, जैसे मेरे पास ये फाइल ओपन है, या ऑल ड्राइंग्स। अगर एक साथ आपके पास काफी सारी ड्राइंग फाइल्स ओपन है तो ये सभी ड्राइंग फाइल्स को क्लोज करेगा। मैं यहाँ से अभी बाहर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ये मेन्यू चला जाएगा। यदि यहाँ पे एप्लीकेशन मेन्यू बटन पे दोबारा क्लिक करूँ तो ये मेन्यू यहाँ से हाइड हो जाएगा। एप्लीकेशन मेन्यू बटन के बिल्कुल साथ में क्विक एक्सेस टूल बार है। ये जो एरिया है ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें आपके बेसिक फाइल से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन जो आपको यहाँ एप्लीकेशन मेन्यू में मिल रहे थे वो सारे यहाँ पे बाहर की तरफ भी अवेलेबल हैं। जैसे माउस रखें तो इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज और प्लॉट से या प्रिंटिंग से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसी तरह से अंडू और रीडू के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध है। इस क्विक एक्सेस टूल बार को, जिसको हम QAT भी कहते हैं, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी मन चाहे बटन्स को भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं या लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करें आपको तो काफी सारी ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास मिल जाएंगी जो आपके पास वर्क स्पेस, मैच प्रॉपर्टीज, बैच प्लॉट इत्यादि को यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त यहाँ मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त कोई स्पेसिफिक कमांड जो मैं बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ उसको यहाँ मैं क्विक एक्सेस टूल बार में जोड़ सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं सर्कल कमांड बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर देता हूँ। जैसे अब आप क्विक एक्सेस टूल बार करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जुड़ गई है कमांड यहाँ पे सर्कल वाली। और यदि इसी बटन जो मैंने अभी जोड़ा है इस पर राइट क्लिक करूँ अगर मैं, तो रिमूव भी कर सकता हूँ, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार से, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप अपनी आइटम्स को जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं ऑटोकैड की क्विक एक्सेस टूल बार में। नेक्स्ट बिल्कुल इसी के साथ में टाइटल बार है। ये जो व्हाइट कलर वाला पट्टी आप देख रहे हैं ये टाइटल बार है। आप देखें इसमें आपका ऑटोकैड का वर्जन की जानकारी है और आपकी ड्राइंग फाइल जो ये नीचे यहाँ मैंने ओपन की हुई है, drawing1.dwg फाइल, वही उसी का नाम यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यदि मैं किसी और फाइल पे होऊंगा तो उस फाइल का नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा। यदि मैं यही टाइटल बार पे डबल क्लिक करूं तो रिस्टोर डाउन कर सकता हूं, फिर से डबल क्लिक करने पे मैक्सिमाइज कर सकता हूं। तो इस तरह से मैं इस प्रकार में टाइटल बार का प्रयोग कर सकता हूं। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास सर्च बॉक्स उपलब्ध है। यहाँ हमारे पास इस सर्च बॉक्स में आप ऑटोकैड की किसी भी कमांड की इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हैं, अर्थात उसकी हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए मुझे केवल यहाँ पे टाइप करना है। केवल जैसे ही यहाँ पे मैं लाइन टाइप करके एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे इस ऑटोकैड 2017 की वो हेल्प खुल जाएगी जिसपे मैं लाइंस के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। और फर्दर यहाँ पे एक सर्च बॉक्स फिर से अवेलेबल हो गया है। फिर से यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के सर्च कर सकता हूँ। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास मेरा यूजर नेम यहाँ पे आ रहा है जिससे मैंने लॉगिन किया है, साइन इन किया है ऑटोकैड को प्रयोग करते समय। आप ऑटोकैड 360 को भी एक्सेस कर सकते हैं और उसकी ऑनलाइन सर्विसेज को भी। उसके लिए आपको केवल इस पे क्लिक करना है और फाइनली आप ऑटो 360 अकाउंट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ इसके बिल्कुल साथ में ऑटोकैड का एक्सचेंज ऐप स्टोर है, अर्थात ऑटोकैड स्टोर है। यदि आप इस पे क्लिक करें तो आप एक बिल्कुल अलग यूआरएल पे चले जाएंगे जिसपे ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां से ऑटोडेस्क का ऐप स्टोर आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोडेस्क की बहुत सारी एप्स दी गई हैं जिन एप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ में स्टे कनेक्टेड का बटन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं ऑटोडेस्क में कनेक्ट कर सकता हूं, ऑटोडेस्क अकाउंट में जाकर लॉगिन कर सकता हूं और इसके अतिरिक्त ऑटोकैड के बाकी रिसोर्सेज जैसे ऑटोकैड यूट्यूब, ऑटोकैड ब्लॉग या ऑटोकैड फेसबुक, ट्विटर पे भी जा सकता हूं। यहाँ से फाइनली या लास्ट की तरफ एक हेल्प का बटन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हेल्प सेंटर खुल जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करके कुछ भी ढूंढ सकता हूँ। अभी अगर मुझे कुछ सर्च करना है तो यहाँ मुझे टाइप करना है। जैसे मैं सर्कल टाइप करता हूँ यहाँ पे और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे सर्कल से रिलेटेड हेल्प अवेलेबल हो जाएगी।
अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। फाइनली लास्ट में 3 विंडोज के बेसिक्स बटन है जो ऑटोकैड में भी अवेलेबल है। सबसे पहला मिनिमाइज करने के लिए, जब आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो टास्क बार पे नीचे एक आइकॉन के रूप में अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ यदि माउस रखूं तो देखिए आप प्रीव्यू अवेलेबल है ऑटोकैड का। फिर दोबारा क्लिक करता हूं तो मैक्सिमाइज हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ बीच में बटन है रिस्टोर करने के लिए, अगर आप इसे क्लिक करें तो रिस्टोर हो जाएगी फाइल। आप इसे अपने अकॉर्डिंग साइज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर से यदि मैं मैक्सिमाइज बटन को क्लिक करता हूं तो ये पूरी स्क्रीन पे फिर से वापस आ जाती है। दोबारा क्लिक करने पे लास्ट में जो साइज आपने रिस्टोर किया था उस साइज पे चली जाएगी। मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूं। यदि आप ऑटोकैड से बाहर आना चाहते हैं तो क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहली बार है जिसमें हमने काफी सारे पार्ट्स हैं और जिसमें हमने इन सब चीजों की जानकारी ली है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे टैब्स क्या हैं, पैनल्स क्या है और उन पैनल्स के अंदर ग्रुप कमांड्स कौन कौन सी हैं।